हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेट एजुकेशन। तो चलो देखो, आज हम लोग बुलेट पॉइंट में कॉन्सेप्ट नंबर 24 और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, और देखा जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरह का बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सिंक्रोनस जनरेटर में ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, इसमें क्या क्या करते हैं थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट या फिर इसी को कहते हैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। तो ये ओपन सर्किट टेस्ट और नो लोड टेस्ट क्या होता, ये होता है, देखो ध्यान दो, इसमें करते क्या है, द ओपन सर्किट टेस्ट और द नो लोड टेस्ट इज परफॉर्म्ड बाय। सबसे पहला काम क्या करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट में, जनरेटर इज रोटेटेड एट द रेटेड स्पीड। सबसे पहला कि जनरेटर को हम लोग रोटेट कराते हैं एक रेटेड स्पीड पर। अनदर पॉइंट क्या है, नो लोड इज कनेक्टेड एट द टर्मिनल, यानी जनरेटर के टर्मिनल पर कोई लोड कनेक्ट नहीं करते, यानी जनरेटर का टर्मिनल ओपन सर्किटेड होता। अब इसके बाद ए फील्ड करंट इंक्रीजेज फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम। ठीक है, नो लोड कंडीशन पर फील्ड करंट को हम लोग इंक्रीज करते हैं जीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक, और फिर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं टर्मिनल वोल्टेज, यानी फील्ड करंट को आपको इंक्रीज करते जाना है और नो लोड पर जो टर्मिनल वोल्टेज है उसको रिकॉर्ड करते जाना है। फिर हम लोग देखेंगे कि नो लोड वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में ग्राफ कैसा बनता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। तो यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला काम क्या है, जनरेटर को रेटेड स्पीड पर हम लोग रन करा रहे हैं, यानी जो स्पीड है हमारा जनरेटर में, स्पीड है कांस्टेंट, स्पीड को रखना है कांस्टेंट और इसको रखना है रेटेड। स्पीड हमारा कांस्टेंट होना चाहिए और क्या होना चाहिए, रेटेड होना चाहिए। अब देखो यहां पर जनरेटर के टर्मिनल पर कोई लोड कनेक्टेड नहीं है, यानी यहां पर क्या कहेंगे हम लोग कि नो लोड कंडीशन। क्या है, नो लोड कंडीशन। तो यहां पर है नो लोड कंडीशन, नो लोड कंडीशन। ठीक है, ये है थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग, थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग, यानी इस आर्मेचर वाइंडिंग से कोई लोड कनेक्टेड नहीं है। जब लोड कनेक्टेड नहीं है, यानी ये थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग कैसा दिखेगा हमारा, यहां पर ओपन सर्किटेड दिखेगा, यहां ओपन सर्किटेड होगा ना। और जब ओपन सर्किटेड होगा थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग, तो यहां पर आर्मेचर करंट का वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। आर्मेचर करंट का वैल्यू, आर्मेचर करंट का वैल्यू जीरो मिलेगा। तो जब आर्मेचर करंट का वैल्यू जीरो, तो पर फेज कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा आर्मेचर में, किसी एक फेज के आर्मेचर वाइंडिंग में कितना ईएमएफ आएगा, एक्साइटेशन वोल्टेज कितना आएगा, ईएफ वोल्ट। अब इस वोल्टेज को हमें रिकॉर्ड करना है, इसी पर फेज वोल्टेज को हमें रिकॉर्ड करना है। तो क्या करें हम लोग, यहां पर ये जो ओपन सर्किट टर्मिनल है यहां पर लगा दो एक वोल्ट मीटर। क्या लगा दिया जाए, यहां पर एक वोल्ट मीटर। ये है वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, ये पर फेज ओपन सर्किट वोल्टेज, यानी इस टर्मिनल पर कितना ओपन सर्किट वोल्टेज अपीयर होगा उसको ये मेजर करेगा। वोल्ट मीटर कितना वोल्टेज मेजर करेगा, ईएफ वोल्ट। कितना वोल्टेज मेजर होगा, यहां से ईएफ वोल्ट होगा, यानी यहां पर ये जो ओपन सर्किट वोल्टेज मिलेगा इस टर्मिनल पर, ओपन सर्किट वोल्टेज कितना के इक्वल मिलेगा, ओपन सर्किट वोल्टेज ईएफ वोल्ट मिलेगा हम। ठीक है, इसी वोल्टेज को हमें रिकॉर्ड करना है। कब रिकॉर्ड करना है, तब करना है जब फील्ड करंट, ये हमारा फील्ड वाइंडिंग है, ये है फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग में करंट आईएफ कब आएगा, जब यहां पर डीसी सप्लाई देंगे हम लोग, डीसी सप्लाई दिए, फील्ड वाइंडिंग में करंट आ गया आईएफ। फील्ड वाइंडिंग के इस आईएफ करंट के वजह से यहां पर कितना फ्लक्स आ गया, 5F। अब इस फील्ड करंट को आपको चेंज करते जाना है, फील्ड करंट को वेरी करना, फील्ड करंट को वेरी करते जाओ, फील्ड करंट को चेंज करते जाओ और ओपन सर्किट वोल्टेज मेजर करते जाओ। फील्ड करंट को चेंज करते जाओ, यानी फील्ड करंट को बढ़ाते जाओ, ओपन सर्किट वोल्टेज यहां पर मेजर करते जाओ। ओपन सर्किट वोल्टेज कितना के इक्वल मिलेगा, ईएफ के इक्वल मिलेगा। और हम लोग जानते हैं कि जो ओपन सर्किट वोल्टेज ईएफ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, 5F के। ठीक है, यानी ईएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5F, और ये 5F किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, ये 5F कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा IF के। यानी अगर IF को बढ़ाते जाएं
तो ओपन सर्किट वोल्टेज EF का वैल्यू भी क्या होते जाएगा हमारा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। कब तक, जब तक से यहां पर सेचुरेशन सेटअप ना हो जाए। ये जो फील्ड वाइंडिंग है यहां पर देखो, ये है फील्ड वाइंडिंग। ये फील्ड वाइंडिंग कहीं ना कहीं आयरन पर रखा होगा। मान लो कि फील्ड वाइंडिंग आयरन पर रखा है, तो आयरन जब एक बार सेचुरेट हो जाए तब आप IF को बढ़ाओ, φF नहीं बढ़ेगा, और φF जब नहीं बढ़ेगा तो EF भी नहीं बढ़ेगा। तो यहां पर टारगेट समझ में आया। टारगेट सिंपली ये है कि फील्ड करंट को बढ़ाते जाना है और इस वोल्ट मीटर के हेल्प से ओपन सर्किट वोल्टेज EF को मेजर करते जाना है। ठीक है, ये हमारा टारगेट। तो ये जो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक होता है, ध्यान से देखो यहां पर ओपन सर्किट जो कैरेक्टरिस्टिक हमें मिलता है, ये मिलता है ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज कितना, EF के इक्वल, ओपन सर्किट वोल्टेज कितना के इक्वल, EF के इक्वल, और फील्ड करंट, फील्ड करंट कितना है हमारे पास, IF के बीच में। ठीक है, तो ये क्या जानते हैं हम लोग, देखो कि EF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू φF और φF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IF, यानी फील्ड करंट को अगर बढ़ाए तो φF बढ़ेगा और φF बढ़ेगा तो EF भी बढ़ेगा। यानी फाइनली यहां से क्या कह सकते हैं कि EF का वैल्यू इंक्रीज होगा, कब, जब IF बढ़ेगा। और EF क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कुछ इस तरह का लीनियर आने लगेगा ना, कुछ इस तरह का हमारा लीनियर ग्राफ आने लगेगा कि जब IF को बढ़ा रहे हैं तो EF बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन एक बार अगर आयरन पार्ट सेचुरेट हो जाए, मान लो कि फील्ड वाइंडिंग आयरन पे रखा है, तब क्या होगा, आफ्टर सेचुरेशन, आफ्टर सेचुरेशन, एक बार आयरन पार्ट सेचुरेट हो जाए तब क्या होगा, आफ्टर सेचुरेशन IF इंक्रीजेज बट φF remain constant, φF remain constant, φF remain constant, and hence EF will be constant, and hence EF will be constant। यानी सेचुरेशन के बाद एक बार सेचुरेशन आयरन पार्ट में सेटअप हो जाए तब आप IF बढ़ाओगे तो φF नहीं बढ़ेगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा, फील्ड फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी आफ्टर सेचुरेशन EF हमारा नियरली हो जाएगा कांस्टेंट, चाहे आप फील्ड करंट को बढ़ाते रहो। ठीक है, तो मान लो कि किसी एक पॉइंट यहां पर हमारा सेचुरेशन सेटअप हो गया है, इसके बाद भी अगर फील्ड करंट को बढ़ाएं तो φF क्या आने लगेगा हमारा, नियरली कांस्टेंट। तो φF क्या हो जाएगा, EF क्या हो जाएगा, सॉरी, EF और φF हमारा आ जाएगा कांस्टेंट। इस तरह से यहां पर मान लेते हैं कि ये कोई फील्ड करंट है, ये है फील्ड करंट IF1, फील्ड करंट IF1, जहां पर ओपन सर्किट वोल्टेज किसके इक्वल हो रहा, रेटेड वोल्टेज के इक्वल मिल रहा। दिस वन इज द फील्ड करंट IF1, जहां पर ओपन सर्किट वोल्टेज कितना के इक्वल मिल रहा है हमारा, V रेटेड के इक्वल मिल रहा। अब इस कैरेक्टरिस्टिक को, इस कर्व को हम लोग क्या कहते हैं, OCC, क्या कहते हैं इसको, OCC, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, देखो यहां से देखो, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक में जस्ट जैसा पहले किए थे कि जनरेटर को रेटेड स्पीड पर तो रन कराएंगे, साथ साथ में फील्ड करंट को एडजस्ट करेंगे और आर्मेचर टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट रखेंगे, और आर्मेचर टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट रख के शॉर्ट सर्किट आर्मेचर करंट को मेजर करेंगे, किसके हेल्प से, एमीटर के हेल्प से। ठीक है, तो इस केस में भी वही काम करते हैं नियरली कि फील्ड करंट को आप बढ़ाते जाओ और शॉर्ट सर्किट आर्मेचर टर्मिनल पर जो शॉर्ट सर्किट करंट है उसको मेजर करते जाओ, तब जो कैरेक्टरिस्टिक बनेगा उसको कहेंगे शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। तो यहां से देखेंगे हम लोग, देखो शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग क्या करते हैं कि है 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग, 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग, 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग, ये यहां पर शॉर्ट सर्किट है। देखो इस तरह से, ये क्या है हमारा, ये है शॉर्ट सर्किट है।
अब जब आर्मेचर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो गया, अब तो आर्मेचर करंट जीरो नहीं होगा, अब तो यहां पर आर्मेचर करंट आएगा, पर फेज आर्मेचर करंट, यानी आईए शॉर्ट सर्किट यहां पर फ्लो करेगा। ठीक है, अब यहां पर वोल्टेज आप बताओ कितना वोल्टेज मिलेगा, तो यहां पर वोल्टेज आप ईएफ नहीं मिलेगा, ईएफ नो लोड वोल्टेज होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज। अब वोल्टेज यहां पर कितना मिलना शुरू हो जाएगा, ई आर वोल्ट, क्योंकि आर्मेचर करंट आ गया इसके वजह से। देखो अगर थोड़ा सा समझना चाहते हो आप तो ऐसे समझ लो, देखो अच्छा चलो मैं इसको बैक में समझा दूंगा, अभी समझ लो कि जैसे ही आर्मेचर करंट आएगा, जो पर फेज आर्मेचर वाइंडिंग के क्रॉस वोल्टेज मिलेगा, ये मिलेगा ई आर वोल्ट, ई आर वोल्ट, ना कि ई एफ वोल्ट। ठीक है, यहां पर डीसी सप्लाई दिए फील्ड वाइंडिंग में, ये यहां पर डीसी सप्लाई दिए, क्या चलाया यहां पर, फील्ड करंट चलाया, इस फील्ड करंट के वजह से यहां पर क्या मिल गया, हमें फील्ड फ्लक्स मिल गया। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या है कि आईएफ को चेंज करें, आईएफ को चेंज करो और आईए शॉर्ट सर्किट को रिकॉर्ड करो। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में ग्राफ बना लेना, यही कैरेक्टरिस्टिक होगा शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, यहां पर देखो ई आर कैसे आया, इसको अगर थोड़ा सा समझना है तो ऐसे समझो, देखो यहां पर आप लिख सकते हो एट नो लोड, और यहां पर एट लोड कंडीशन, एट लोड कंडीशन। नो लोड पर देखो, नो लोड पर क्या होगा, आईए जीरो, लेकिन लोड कंडीशन पर आईए जीरो नहीं होगा। तो जब शॉर्ट सर्किट है आर्मेचर तब भी आईए जीरो नहीं होगा, लोड कंडीशन लिखो, या फिर शॉर्ट सर्किट आर्मेचर ये वाला कंडीशन लिख लो। और नो लोड का मतलब कि आर्मेचर क्या है हमारा, ओपन सर्किट, नो लोड का मतलब क्या है, ओपन सर्किट आर्मेचर, आर्मेचर हमारा क्या है, ओपन सर्किटेड है। ठीक है, तो ओपन सर्किट आर्मेचर का मतलब आईए जीरो, और शॉर्ट सर्किट आर्मेचर का मतलब आईए जीरो नहीं। जब आईए जीरो तो यहां पर फाइए जीरो हो जाएगा, लेकिन यहां पर आर्मेचर फ्लक्स जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या मिलेगा, ओनली फील्ड फ्लक्स मिलेगा। और यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर फील्ड फ्लक्स के साथ साथ में, फील्ड फ्लक्स के साथ साथ में आर्मेचर फ्लक्स भी मिलेगा, और इसी फ्लक्स को हम लोग कहेंगे फाई आर, रिजल्टेंट फ्लक्स। यहां पर देखो नो लोड के केस में फाई एफ के वजह से ओनली ईएमएफ ईएफ मिलेगा, ईएफ कितना, रूट टू पाई एफ एन इंटू फाई एफ के डब्ल्यू, इतना ईएफ मिलेगा। ठीक है, यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर फाई आर के वजह से कितना ईएमएफ आएगा, ई आर, फाई आर के वजह से ईएमएफ कितना आएगा, ई आर, कितना के इक्वल, रूट टू पाई एफ एन फाई आर इंटू के डब्ल्यू। ठीक है, तो जब शॉर्ट सर्किट कर दोगे लोड को, जब लोड हमारा शॉर्ट सर्किट होगा, या फिर आर्मेचर शॉर्ट सर्किट, या फिर आर्मेचर ओपन सर्किट, तो आर्मेचर ओपन सर्किट के केस में ईएमएफ ईएफ वोल्ट पर फेज, और जब आर्मेचर शॉर्ट सर्किट करेंगे तब पर फेज ईएमएफ कितना आएगा, ई आर। इसको आई थिंक कि समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो चलो देखो यहां से अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है आईए शॉर्ट सर्किट, आईए शॉर्ट सर्किट और किसके बीच में ग्राफ बनाना, आई एफ के बीच में ग्राफ बनाना। कैसे बनाएंगे हम लोग, देखो यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखो ये बात तो समझ गए थे ना, यहां पर समझना है ऐसे, व्हेन आर्मेचर इज शॉर्ट सर्किट और एट लोड कंडीशन, एट लोड कंडीशन, जो सर्किट डायग्राम बनेगा जनरेटर का सर्किट डायग्राम, जनरेटर का सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। देखो ये है जनरेटर का हमारा सर्किट डायग्राम, यहां पर वोल्टेज कितना मिलेगा, ई आर वोल्ट, ई आर वोल्ट, और ये आर्मेचर मान लो कि शॉर्ट सर्किट है, आर्मेचर क्या है यहां पर, शॉर्ट सर्किट है, इस तरह से। ठीक है, यहां पर इंपेडेंस मान लेते हैं कितना है, ये है इंपेडेंस जेड। ये जनरेटर का सर्किट डायग्राम है, कब, जब जनरेटर लोड कंडीशन पर हो या फिर शॉर्ट सर्किट हो। तो वोल्टेज पर फेज ईएफ नहीं, कितना लिखेंगे, ई आर लिखेंगे। तो यहां पर जो करंट आएगा आईए शॉर्ट सर्किट, ये कितना के इक्वल आएगा, बोलिए
ये आइए शॉर्ट सर्किट हम लोग लिखेंगे कुछ ऐसे, ई आर बाई कितना जेड, ई आर बाई जेड। ठीक है, अब देखो यहां से यहां पर आप लोग को देखना है कि फाई आर का वैल्यू कितना के इक्वल, फाई एफ प्लस फाई ए। फाई आर कितना के इक्वल, फाई एफ प्लस फाई ए। अब यहां से देखो एक चीज, फाई एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई एफ, तो अगर आई एफ इंक्रीज करे तो फाई एफ इंक्रीज होगा, और जब फाई एफ बढ़ेगा तो फाई आर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि फाई आर क्या है, फाई आर है फाई एफ प्लस फाई ए। तो आई एफ बढ़ाओगे तो फाई एफ बढ़ेगा, फाई एफ बढ़ेगा तो फाई आर बढ़ेगा, फाई आर बढ़ रहा, फाई आर बढ़ने का मतलब क्या है कि ई आर बढ़ेगा, फाई आर बढ़ने का मतलब क्या है कि ई आर बढ़ेगा, और जब ई आर बढ़ेगा तो यहां से क्या कहेंगे हम लोग कि आई ए शॉर्ट सर्किट भी बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, देखो कि फाई एफ बढ़ा, फाई एफ के वजह से, सॉरी आई एफ बढ़ा, पहले आई एफ बढ़ेगा ना, फील्ड करंट को हमें इंक्रीज करना। ठीक है, आई एफ बढ़ा, आई एफ बढ़ने के वजह से फाई एफ बढ़ा, फाई एफ बढ़ने के वजह से फाई आर बढ़ा, फाई आर बढ़ने के वजह से ई आर बढ़ा, ई आर बढ़ने के वजह से आई ए शॉर्ट सर्किट बढ़ा। यानी अगर हम लोग आई एफ इंक्रीज करें तो आई ए शॉर्ट सर्किट भी क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा, आई ए शॉर्ट सर्किट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, इस तरह से बात समझ में आया। आई एफ इंक्रीजेज, आई ए शॉर्ट सर्किट ऑल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखो ये आई ए शॉर्ट सर्किट है और ये है आई एफ। ये वाला ग्राफ कैसा आएगा हमारा, सिंपली एक स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या यहां पर सर सेचुरेशन नहीं आएगा, तो नहीं, यहां पर सेचुरेशन कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत कम फील्ड करंट पर ही, देखो ध्यान दो, यहां से ऐसे समझने की कोशिश करना, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक बनाओ, यहां पर ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक बनाइए, ये है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, इस तरह से ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इस ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, ये फील्ड करंट है, ठीक है, और यहां पर है वी रेटेड, यहां पर कहीं पर है हमारा रेटेड वोल्टेज, वी रेटेड। अब देखो शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक में ये जो शॉर्ट सर्किट आर्मेचर करंट है इसको नियरली इक्वल रखना है रेटेड करंट के। किसके इक्वल रखना है, रेटेड करंट के। तो शॉर्ट सर्किट आर्मेचर करंट को रेटेड करंट रखने के लिए आपको बहुत ज्यादा वोल्टेज देने की जरूरत नहीं है, ओनली 5%, अप टू द 5% ऑफ रेटेड वोल्टेज हमारा ये जो आई ए शॉर्ट सर्किट है रेटेड करंट के इक्वल हो जाता। तो देखो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, टू गेट आई ए शॉर्ट सर्किट इक्वल टू आई ए रेटेड, ए reduced voltage, कितना reduced voltage, तो लेस देन 5% ऑफ रेटेड वोल्टेज रिक्वायर्ड। बात समझ में आ रहा है, इसको समझने की कोशिश करना कि शॉर्ट सर्किट टर्मिनल है, तो शॉर्ट सर्किट टर्मिनल पर ऐसे ही करंट बहुत ज्यादा लार्ज होता है। अगर शॉर्ट सर्किट टर्मिनल पर हमें शॉर्ट सर्किट आर्मेचर करंट को रेटेड करंट के इक्वल रखना है तो रिड्यूस्ड वोल्टेज, बहुत कम वोल्टेज देने की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा वोल्टेज नहीं चाहिए। कितना वोल्टेज चाहिए, लेस देन 5% ऑफ रेटेड वोल्टेज। ये है रेटेड वोल्टेज, यहां पर रेटेड वोल्टेज है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक से देखो 5% ऑफ रेटेड वोल्टेज कुछ इसी फील्ड करंट पर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। ये वाला फील्ड करंट आई एफ डैश है, इसी आई एफ डैश पर हमारा क्या होगा, रेटेड वोल्टेज 5% ऑफ रेटेड वोल्टेज। तो यहां पर बहुत कम फील्ड करंट की जरूरत पड़ती, बहुत कम फील्ड करंट पर ही जो वोल्टेज होगा हमारा वो लेस देन होने लगेगा 5% ऑफ रेटेड वोल्टेज। इसलिए फील्ड करंट बहुत ज्यादा करना ही नहीं है। फील्ड करंट जब बहुत ज्यादा नहीं होगा तो सेचुरेशन कहां से आएगा, सेचुरेशन तो लार्ज फील्ड करंट पर आता है ना। ठीक है, तो यहां पर ये बात, ठीक है, तो यहां पर मान लेते हैं हम लोग कि कितना फील्ड करंट चाहिए,
देखो यहां पर हम मान लिए कि जो फील्ड करंट हमें चाहिए वो फील्ड करंट है IF2, कब? जब IA शॉर्ट सर्किट किसके इक्वल हो जाए? IA रेटेड के इक्वल हो जाए। तो यहां पर सेचुरेशन निगलेक्ट करके चलते हैं। पहला रीजन यही है, कोई पूछे कि शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक में आप सेचुरेशन नहीं दिखाते क्यों, तो आप बोलोगे कि शॉर्ट सर्किट करंट को रेटेड करंट बनाने के लिए बहुत कम वोल्टेज यानी बहुत कम फील्ड करंट की जरूरत पड़ती है, इसलिए यहां पर सेचुरेशन वाले पार्ट को डिस्कस ही नहीं किया जाता। ठीक है, इस तरह से। तो ए है हमारा, दिस वन इज द शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, ACC। ठीक है, यहां से एक पॉइंट ऐसे याद रख सकते हो आप। देखो एक क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट सर्किट रेशियो क्या होता है? शॉर्ट सर्किट रेशियो, शॉर्ट सर्किट रेशियो, इसको हम लोग SCR से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है SCR? तो आप ऐसे कहोगे कि ये होता है सर IF1 बाई IF2। तो ये IF1 क्या है? IF1 क्या है? तो याद करो IF1 किसको इंडिकेट कर रहे थे हम लोग? IF1 क्या था? IF1 था फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रेटेड वोल्टेज ऑन ओपन सर्किट टर्मिनल। तो यहां पर क्या कहेंगे? IF1 क्या है? IF1 है फील्ड करंट टू प्रोड्यूस रेटेड वोल्टेज ऑन ओपन सर्किट टर्मिनल, ओपन सर्किट टर्मिनल पर जितना फील्ड करंट की जरूरत होगा रेटेड वोल्टेज प्रोड्यूस करने के लिए, वो वाला फील्ड करंट है IF1। और IF2 क्या है? IF2 अभी देखे थे हम लोग, फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रेटेड करंट ऑन शॉर्ट सर्किट टर्मिनल। तो ये जो रेशियो है ना IF1 और IF2 का, इसी को कहते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट रेशियो, SCR। क्या कहते हैं? SCR। अब यहां से एक पॉइंट और समझ सकते हैं हम लोग। क्या समझ सकते हैं? देखो कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ये जो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक है और शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, इससे मेजर क्या करते हैं? तो इससे हम लोग मेजर करते हैं सिंक्रोनस रिएक्टेंस या फिर सिंक्रोनस इंपेडेंस। इसको मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। तो देखो यहां से याद रखना कि OCC और SCC, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक और शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, मेजर सिंक्रोनस रिएक्टेंस एक्सेस या फिर सिंक्रोनस इंपेडेंस ZS, इससे कैसे मेजर होता है? तो ये जो सिंक्रोनस इंपेडेंस और सिंक्रोनस रिएक्टेंस हमें मिलता है, ये कितना के इक्वल मिलता है? तो ये मिलता है हमारा एक्सेस इजकल टू ओपन सर्किट वोल्टेज डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट करंट। कितना होगा? ओपन सर्किट वोल्टेज EF और शॉर्ट सर्किट करंट कितना? IA शॉर्ट सर्किट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मैं डायरेक्ट यहां पर लिख दिया हूं। ठीक है, तो ए होता है एक्सेस और ZS का हमारा वैल्यू। यहां से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ए वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो देखो यहां से क्वेश्चन कैसे आता है, थोड़ा उस क्वेश्चन को एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि फील्ड एक्साइटेशन ऑफ 20 एम्पियर इन सर्टेन अल्टरनेटर रिजल्ट आर्मेचर करंट ऑफ 400 एम्पियर इन शॉर्ट सर्किट। ठीक है, यानी यहां पर देखो IA शॉर्ट सर्किट कितना गिवन है? यहां पर गिवन है IA शॉर्ट सर्किट का वैल्यू 400 एम्पियर। कितना फील्ड करंट? फील्ड करंट IF2 मानते हैं 20 एम्पियर। ठीक है, इस तरह से।
शॉर्ट सर्किट एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 2 किलो वोल्ट ऑन ओपन सर्किट। सेम फील्ड करंट पर एट द सेम फील्ड करंट, तो इसको IF ही लिख लो। देखो सेम फील्ड करंट पर जो ओपन सर्किट वोल्टेज है, आर्मेचर के टर्मिनल पर ओपन सर्किट वोल्टेज ये मिल रहा है हमारा 2 किलो वोल्ट। तो अब कह रहा है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप इन द मशीन, इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप। तो यहां से आप ZS या XS निकाल सकते हो। तो XS कितना होगा, EF बाई IA शॉर्ट सर्किट, कितना के इक्वल 2 किलो वोल्ट यानी 2000 डिवाइडेड बाई 400, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 5 ओम। कितना आ गया है 5 ओम। तो इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप एट लोड करंट ऑफ 200 एम्पियर। देखो जब लोड लगा है तो आर्मेचर करंट यानी लोड करंट कितना दिया है 200 एम्पियर, ये है लोड करंट। तो इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप जनरेटर में कितना होगा, IA XS या फिर IA इंटू ZS, यही होगा ना। सर्किट डायग्राम से देख लेना, जो सर्किट डायग्राम होता है जनरेटर का, इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप ये ZS का भी वैल्यू होगा, XS का भी या फिर ZS भी, ठीक है। इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप IA XS लिखो या फिर IA ZS। तो 200 इंटू 5 कितना 1 किलो वोल्ट। इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप कितना आ जाएगा 200 इंटू 5 1 किलो वोल्ट, ठीक है। तो ये बन गया आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो यहां पर क्या दिया है। यहां पर देखो क्वेश्चन में लिखा है कि व्हेन आर्मेचर टर्मिनल ऑफ अल्टरनेटर इज शॉर्ट सर्किट देन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन विल बी। आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट क्या होगा जब आर्मेचर टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए, ठीक है। तो जैसे देखो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कैसा बनता है हमारा, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम याद कीजिए जनरेटर का। तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम यही बनता है ना, EF यहां पर RA और क्या होता है हमारा JXS और ये है आर्मेचर शॉर्ट सर्किट। ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है जनरेटर का, ये शॉर्ट सर्किट, ठीक है। ये आर्मेचर टर्मिनल शॉर्ट सर्किट। RA तो बहुत कम होता है निग्लेजेबल, तो RA को क्या कर सकते हैं हम लोग 0 कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर IA शॉर्ट सर्किट बताओ कितना मिलेगा। इसमें करंट IA शॉर्ट सर्किट कितना के इक्वल आएगा, तो IA शॉर्ट सर्किट आ जाएगा यहां से EF बाई JXS, यही आएगा ना। यानी इसका मैग्नीट्यूड EF बाई XS, एंगल कितना आया यहां पर -90 डिग्री। तो IA और EF के बीच में एंगल बताओ कितना है, EF और IA के बीच का एंगल कितना, EF और IA के बीच का जो एंगल है ये हमारा कुछ दिख रहा है 90 डिग्री। और लैगिंग है कि लीडिंग है, तो लैगिंग है ना। अगर EF 0 डिग्री पर हो तो IA शॉर्ट सर्किट -90 के मतलब करंट लैग कर रहा है, तो 90 डिग्री लैगिंग। 90 डिग्री लैगिंग का मतलब कि जो इंटरनल पावर फैक्टर मिला कितना मिला, इंटरनल पावर फैक्टर कितना, कॉस साई, ये साई होता है ना, कॉस साई यानी कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का मतलब 0 और लैगिंग। तो इंटरनल पावर फैक्टर हमारा जो मिला ये 0 मिला और लैगिंग मिला। तो 0 पावर फैक्टर लैगिंग पर किस तरह का इफेक्ट होता है आर्मेचर रिएक्शन का, डीमैग्नेटाइजिंग, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 0 पावर फैक्टर लैगिंग पर आर्मेचर रिएक्शन का कैसा इफेक्ट मैं बुलेट पॉइंट में डिस्कस किया था, तो ये होता है डीमैग्नेटाइजिंग। डीमैग्नेटाइजिंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी विल बी करेक्ट, ठीक है। देखो इस डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के वजह से ही यहां पर सैचुरेशन सेटअप नहीं होता। डीमैग्नेटाइजिंग का मतलब कि जो आर्मेचर फ्लक्स आएगा, जब आर्मेचर को शॉर्ट सर्किट करेंगे तो आर्मेचर में करंट आएगा, आर्मेचर में करंट आएगा तो आर्मेचर का फ्लक्स आएगा। आर्मेचर का जो फ्लक्स आएगा वो फील्ड फ्लक्स को क्या करेगा, अपोज करेगा, यानी नेट फील्ड फ्लक्स कम होगा। इसी वजह से सैचुरेशन सेटअप नहीं होता। एक ए भी रीजन है, तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा करेक्ट होगा, ठीक है।
तो इस तरह का क्वेश्चन इस पर होता है, आप लोग ध्यान रखना। ओके, थैंक यू।